हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिर इतिहास सब्जेक्ट इतना महत्व क्यों है या इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे कि कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम दे रहे होंगे तो इतिहास से संबंधित है क्वेश्चन या इतिहास जैसे विषय से आपके पाठ्यक्रम में उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आखिर इस इतिहास सब्जेक्ट के हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया या हमारे विषय वस्तु में या हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया? इससे इस विषय से हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है या इस विषय के अध्ययन करने से क्या हम अपने जीवन में इसका उपयोग करके मानव समाज के कल्याण में अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं या नहीं? ऐसे तमाम क्वेश्चनों को या इन तमाम समस्याओं को या इन तमाम प्रश्नों को या अपने अंदर उठने वाले इन तमाम प्रश्नों को हम इस विषय के अंदर इस विषय के अध्ययन करने से इन सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस इतिहास की परिभाषा जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। चलिए आप लोगों को परिभाषा लिख इस इतिहास की परिभाषा में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है। आपको लिखा गया है इति प्लस है प्लस आस। इतिहास का आप संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस है प्लस आस होता है। इत का मतलब होता है ऐसा और हा का मतलब ही होता है ही और हुआ का मतलब हुआ है, मतलब ऐसा ही हुआ है। आपको कह सकते हैं अतीत में घटित घटनाएं ही इतिहास कहलाते हैं। इतिहास का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस है प्लस आस होगा, मतलब इतिहास होगा। इति का मतलब ऐसा ही, ऐसा और हा का मतलब ही और मतलब हुआ का मतलब हुआ है, मतलब ऐसे ही हुआ होगा या मतलब कुछ घटनाएं होंगी जो ऐसे ही हुई होंगी। इतिहास के अंतर्गत इसी तरह का अध्ययन किया जाता है। हम लोग अब इतिहास की परिभाषा की तरफ चलते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या होगी। इतिहास की परिभाषा आपको दिया गया, परिभाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफिनेशन। डिफिनेशन हम लोग इतिहास का डिफिनेशन देखेंगे, हिस्ट्री का डिफिनेशन देखेंगे। आपको परिभाषा में दिया गया है अतीत को जानते हुए। अतीत को जानते हुए मतलब अतीत का कहने का तात्पर्य है मतलब जो घटनाएं घट गई होंगी या मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से प्राचीन काल में होने वाली घटनाएं। प्राचीन काल कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपकी प्राचीन कालीन सभ्यताएं हो गई, सिंधु सभ्यता हो गई, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता हो गई, वैदिक कालीन सभ्यता हो गई, या आप मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, गुप्त साम्राज्य ले लीजिए, कुषाण साम्राज्य ले लीजिए, इत्यादि। इन सब जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वो हमारे आते हैं अतीत के अंदर। यानी इन सब घटनाओं के अध्ययन के लिए भी हमें इतिहास की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ साथ दिए गए वर्तमान को पहचानते हुए, यानी हम वर्तमान समय में जो जी रहे हैं उनमें जो भी घटनाएं होती हैं उनको पहचानते हुए भी, पहचानने के लिए भी हम इतिहास के अध्ययन करते हैं। जैसे वर्तमान समय में कहीं भी खुदाई हुई, जैसे हरियाणा में धौलावीरा में खुदाई हुई तो वहाँ से जो कुछ अवशेष मिले हड़प्पा सभ्यता की, वो वर्तमान समय की घटनाएं हैं। यानी वर्तमान समय में उन सभी स्थानों को खोदा गया तो उन सभी घटनाएं वर्तमान समय में हुई। और साथ ही साथ आपको कहा गया है कि भविष्य को संवारना, भविष्य को संवारना ही इतिहास कहलाता है। जैसे वर्तमान समय में जो भी हो रहे हैं, जैसे आप सुनते होंगे भविष्य को कैसे आप संवारेंगे, ये सोचते होंगे। भविष्य को संवारने का तात्पर्य यह है कि जो अभी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है उसको कम से कम दोहन किया जाए। जैसे आप लोग सुनते होंगे पर्यावरण संरक्षण करना है, या हिमानी अत्यधिक तेज से पिघल रही है, सूर्य का तापमान अधिक बढ़ रहा है। इन सब समस्याओं को कम से कम करके हमें जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें एक हमारी आने वाली पीढ़ियां हम उनको एक अच्छा वातावरण दे सके, इस वजह से हमें अपने भविष्य को भी संवारे रखना है। इन सभी घटनाओं को सम्मिश्रण रूप से देखा जाए तो इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आपको पहले क्या बताया गया? अतीत की घटनाएं, जो बीत गई घटनाएं, और जो वर्तमान में जो घटनाएं हैं और जो आगे आएगी, उन सभी घटनाओं को अध्ययन के लिए ही हम इतिहास विषय की समझ होना जरूरी है। इसी वजह से हमारे पाठ्यक्रम में इतिहास जैसे विषय को डाला गया है, क्योंकि हम इतिहास से ही अपने प्राचीन कालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ वर्तमान समय में हमारी जो संस्कृति सभ्यता है और आने वाली जो हमारे समाज में इस समय जितना पश्चिमी सभ्यताओं का पश्चिमी सभ्यता का हम लोग जितने तक पश्चिमी सभ्यता के जिस तरह से हम लोग अपना रहे हैं, आने वाले समय में इन सभी घटनाओं को ही हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये हमारा था इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा क्या है? अतीत को जानते हुए, अतीत को जानते हुए, वर्तमान को पहचानते हुए तथा भविष्य को संवारना ही इतिहास कहलाता है।
ये था इतिहास की परिभाषा। सबसे आसान शब्द में कह सकते हैं जो प्राचीन काल में घटनाएं घट गई और वर्तमान में जो घटनाएं हैं और आने वाले समय में जो घटनाएं घटित होंगी, इन सभी सम्मिश्रण को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम इन तीनों प्रकार की घटनाएं, प्राचीन काल की घटनाएं, मध्य और वर्तमान की घटनाएं और जो भविष्य में होंगी, इन तीनों घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। ये थे इतिहास के पिता को आप या इतिहास का जनक कहते हैं आप लोग हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे वो इतिहास के जनक कहलाते थे और इनकी जो पुस्तक थी, सबसे पहले जो इन्होंने पुस्तक लिखा था उसका नाम था हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज। उनकी पुस्तक का क्या नाम था? उन्होंने इस क्रमबद्ध इतिहास की घटनाओं को द हिस्ट्रीज में लिखा था। ये इनकी पुस्तक थी। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द हिस्ट्रीज थी। ये इनकी पुस्तक का नाम था। अब हम लोग जान लेते हैं इतिहास के अध्ययन के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी घटना को जानने के लिए इतिहास के अध्ययन के लिए लिपि और तिथि दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। क्या होते हैं? लिपि और तिथि दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अगर हम किसी भी घटना को जानना है तो ये दो फैक्ट जानना जरूरी है। कौन सी घटना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, या कोई उसके साक्ष्य मिले हैं या ना मिले हैं। इन सब चीजों के अध्ययन के लिए या इतिहास के अध्ययन के लिए लिपि और तिथि दो महत्वपूर्ण कारक हैं। इनके बिना हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर सकते। इतिहास को दो भागों में तोड़ेंगे। पहले में तो हम बात करेंगे कि भारत का इतिहास और दूसरा जो है विश्व के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग भारत के इतिहास को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले को हम प्राचीन कालीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा जो होगा आधुनिक कालीन भारत के बारे में जानेंगे। इसी तरह हम लोग विश्व के इतिहास को भी तीन भागों में डिवाइड करेंगे। प्राचीन कालीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। भारत के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे जो सब थे प्राचीन कालीन, जैसे सिंधु सभ्यता हो गई, ऋग वैदिक कालीन सभ्यता हो गई, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता हो गई, मौर्य साम्राज्य हो गया। इन सब का अध्ययन हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा मध्यकालीन इतिहास आता है। उत्तरकालीन साम्राज्य के पतन से लेकर मुगल कालीन साम्राज्य के उत्थान तक, ये हमारा मध्यकालीन था। उसके बाद उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बाद से लेकर वर्तमान समय तक ये हमारा आधुनिक काल होगा। अब इसी तरह विश्व का इतिहास के जो प्राचीन काल होगा उसमें हम लोग जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता हो गई, मिस्र सभ्यता हो गई, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और मध्यकालीन विश्व का इतिहास के अंदर मध्यकालीन विश्व का इतिहास का कार्यकाल जान लेंगे तो अगर हम मान लें तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात से लेके जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तब तक के अध्ययन को हम मध्यकालीन विश्व का इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसके बाद जितनी भी घटनाएं होंगी, जैसे आप सुनते होंगे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या इंग्लैंड सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ऐसी घटनाएं जैसे फ्रांसीसी क्रांति, इन सब घटनाओं के बारे में हम आधुनिक विश्व के इतिहास में जानेंगे। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं मध्यकालीन इतिहास का समय अवधि कब था। देखा जाए तो भारत में मध्यकालीन इतिहास का शुरुआत लगभग कब से बताया गया है? लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बताया गया है। कब बताया गया? भारत में मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल कब से था? मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल 8वीं शताब्दी के आसपास था। उस समय देखते हैं, उस समय गुप्त साम्राज्य जो था अपने पतन अवस्था में पहुंच गया था। गुप्त साम्राज्य जो था अपने पतन की अवस्था में पहुंच गया था। उस समय से लेकर इस समय जब मुगल साम्राज्य का उदय हो रहा था, जैसे मुगल साम्राज्य का उदय जब 1526 ईस्वी के आसपास हो रहा था, तो उस समय के गुप्त काल साम्राज्य के पतन से लेके मुगल साम्राज्य के उत्थान के बीच के समय अवधि को हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अब हम लोग अगर भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें तो साथ ही साथ हम लोग विश्व का जो मध्यकालीन इतिहास था उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसमें मध्यकालीन विश्व का इतिहास था, उसका पीरियड कब से कब तक था। देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जहाँ थे 476 ईस्वी में,
रोमन साम्राज्य के पतन के बाद आप कह सकते हैं कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था तथा 492 ईस्वी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उस बीच के समय अवधि को विश्व के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब दिया गया है इन सब घटनाओं के साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग इतिहास को कितने भागों में बांटे थे। इतिहास को सबसे पहले 2 भाग में, भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए, उसी तरह हम लोग विश्व के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किए। तीनों भाग भारत के विश्व इतिहास में सबसे पहले प्राचीन कालीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक कालीन इतिहास। उसी तरह विश्व का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन अध्ययनों के बाद हम लोग जो हम लोग का टारगेट है मध्यकालीन इतिहास पढ़ने का। इन मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भारत के मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल जाने। भारत के मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल होता है गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर मुगल साम्राज्य के उत्थान तक था। ये भारत के मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल था। उसी समय हम देखते हैं अगर विश्व के मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल था। विश्व में मध्यकालीन इतिहास का कार्यकाल था रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इन दोनों के बीच के समयावधि को विश्व के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब था, कैसे दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत के विकास के लिए सबसे पहले हम सब दो युद्ध के बारे में जानेंगे। पहला युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जाए, तराइन जो क्षेत्र है वो हरियाणा राज्य में पड़ता है। तराइन का क्षेत्र जो है वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में उपस्थित है या हरियाणा राज्य में पड़ता है। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191, वो भी जो था भटिंडा के निकट हुआ था। आप जान लेते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था किन 2 महाशक्तियों के बीच में हुआ था। ये 2 महाशक्तियां थी, पहला था मोहम्मद गोरी जो था और दूसरा पृथ्वीराज चौहान थे। ये 2 महाशक्तियां थी। इन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, मोहम्मद गोरी पराजय होता है। और जो दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में ही होता है। इसमें लेकिन जो पहली स्थिति थी वो विपरीत हो गई। इसमें इस दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अजमेर ले गया। वहां अजमेर ले जाके उनकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो में उन्होंने लिखा है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को सख्त देवी बाण चलाना आता था, इस वजह से जब ये इन्हें पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले गया तो उस समय उनके साथ उनके दरबारी कवि को भी गिरफ्तार करके ले गए थे। उस समय जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ये खासियत जाना तो उन्होंने इसका परीक्षण करने के प्रयास किया। तब उन्होंने अपने देवी बाण का इस्तेमाल करके पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने उनको निर्देश दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस तरह उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, ऐसे कुछ इतिहासकारों का कहना है। जब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हो गए तो मोहम्मद गोरी ने अपने इस विजित भूभाग को अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर लाहौर चला गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का उदय। आपको दूसरे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का जो अंतिम युद्ध था, यह मोहम्मद गोरी ने भारत पर जो अंतिम बार युद्ध किया था 1205 ईस्वी में, वो भी खोखर जनजाति के ऊपर किया था। अब जान लेते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी। 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए खोखर ने छुरा घोंपकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1206 ईस्वी में खोखर जनजातियों ने झेलम नदी के किनारे शाम की नमाज पढ़ते वक्त मोहम्मद गोरी को उनके सीने में खंजर मार के मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी खोखर जनजाति ने। और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि
मोहम्मद गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की थी, जैसा कि चंद्रबरदाई ने बताया है अपने पृथ्वीराज रासो में। ये था पृथ्वीराज चौहान के इतिहास। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था। देखा जाए तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेके 1526 ईस्वी के बीच के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्थान से लेके या कुतुबुद्दीन के कार्यकाल से लेके मुगल साम्राज्य के उत्थान तक के बीच के समय अवधि को हम दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कह सकते हैं। किसका कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल से लेके मुगल काल साम्राज्य के उत्थान तक के बीच के समय अवधि को हम दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेके 1526 के बीच है। अब जान लेते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने इस दिल्ली सल्तनत से शासन किया या दिल्ली सल्तनत में किन वंशों ने शासन किया। इन दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम देख लेते हैं कि पहले दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, सबसे अधिक किस वंश ने शासन किया, उसके बाद किस वंश ने शासन किया, इस तरह देखते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन हैं और उसके वास्तविक संस्थापक कौन हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से वंश हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश था जो कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जब विकास हुआ या तो सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही हम मामलूक वंश कहते हैं। गुलाम वंश को किस वंश के और गुलाम वंश को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, तो वह अन्य नाम है मामलूक वंश। ये गुलाम वंश का नाम है। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है, मामलूक वंश है। अब देख लेते हैं कि गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। गुलाम वंश का कार्यकाल जो देखा जाए तो 1206 से लेके 1290 के बीच की अवधि को गुलाम वंश का कार्यकाल कहा जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा वंश आया। उसके बाद आता है खलजी वंश। खलजी वंश या खिलजी वंश दोनों एक ही है। फिर दूसरे नंबर पे खिलजी वंश का शासनकाल आया। अब इनका देखते हैं शासनकाल या समयावधि कितने होता है, कितने टाइम का। खिलजी वंश जो होता था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 के समय अवधि का था और यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था, यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश था जिसका कार्यकाल देखा जाए तो सभी वंशों में सबसे कम था। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम कार्यकाल अगर पूछा जाए तो कौन होगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम कार्यकाल खलजी वंश का था। देखा जाए तो 1290 से लेकर 1320 के बीच, मतलब 30 साल, टोटल 30 साल इस वंश ने शासन किया था दिल्ली पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं कि तुगलक वंश है। तुगलक वंश का शासनकाल आता है 1320 से लेकर 1414 के ईस्वी के बीच। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब से 1320 से लेकर 1414 के बीच था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक शासन करने वाला वंश था। 1320 से लेकर 1414 के बीच तक था। देखा जाए तो ये 94 साल शासन किया था दिल्ली सल्तनत ने। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब 1320 से लेकर 1414 के बीच था। अब उसके बाद देखते हैं कि कौन सा वंश ने शासन किया। तुगलक वंश के बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल देखा जाए तो 1414 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच था। सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था, 1414 से लेकर 1450 ईस्वी के बीच सैयद वंश का कार्यकाल था। उसके बाद अंत में आते हैं लोधी वंश। लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। लोधी वंश का कार्यकाल देखा जाए तो 1450 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच लोधी वंश का कार्यकाल था। लोधी वंश के कार्यकाल के बाद मुगल साम्राज्य का उदय होता है। लोधी वंश का कार्यकाल कब से कब था, 1450 से 1526 ईस्वी के बीच। सबसे पहले कौन वंश था, गुलाम वंश था। दूसरे पे खिलजी है, तीसरे पे तुगलक है, चौथे पे सैयद है, पांचवे पे लोधी वंश है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी काल एग्जाम में पूछता है कि दे देता है कि क्रम से पूछता है कि पहले कौन सा था, दूसरा कौन, तीसरा कौन।
आपको ये पांचों याद कर लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश ने शासन किया था। और इनके कार्यकाल को भी जान लेंगे। गुलाम वंश 1320, गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक, फिर खिलजी 1290 से लेकर 1320 तक, फिर तुगलक आता है 1320 से लेकर 1414 तक, फिर सैयद आते हैं 1414 से लेकर 1450 ईस्वी तक, फिर अंत में आते हैं लोधी वंश जो 1450 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं गुलाम वंश को मामलुक वंश किसने कहा था। गुलाम वंश को मामलुक वंश जो है इतिहासकार हबीबुल्लाह जो थे, इतिहासकार हबीबुल्लाह थे, उन्होंने गुलाम वंश को मामलुक सुल्तान कहा या मामलुक वंश कहा। कौन से इतिहासकार ने गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा? हबीबुल्लाह इतिहासकार थे, उन्होंने गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा था। उसके बाद अब जान लेते हैं इतिहासकार अजीज अहमद मिर्जा ने क्या कहा था गुलाम वंश को। अजीज अहमद मिर्जा ने गुलाम वंश को तुर्क सुल्तान कहा। देखा जाए तो गुलाम वंश के जितने भी शासक हैं सब के सब तुर्क सुल्तान थे, यानी इनका जन्म स्थान तुर्किस्तान था। ये तुर्क प्रांत के निवासी थे। ये था इतिहासकार अजीज अहमद मिर्जा और हबीबुल्लाह के अनुसार गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा गया या तुर्क सुल्तान कहा गया। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल, तो आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच था। अब जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, यानी दिल्ली सल्तनत का जब स्थापना हुई उस समय शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो होता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है या इल्तुतमिश है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इल्तुतमिश है। इनको वास्तविक क्यों कहा जाता है? वास्तविक कहने का मतलब है कि इनके कार्यकाल में दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विकास हुआ था। कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक विकास हुआ, इस वजह से इन्होंने दिल्ली साम्राज्य का विस्तार किया और ऐसी अन्य गतिविधियों की वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग गुलाम वंश के शासकों के बारे में देखेंगे कि गुलाम वंश में कितने शासक थे, उसके बाद खिलजी वंश में, उसके बाद तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोधी वंश में। इस प्रकार हम लोग इन लोगों के शासकों के बारे में जानेंगे, इनका कार्यकाल कब से कब तक था।